आजकल बड़ी चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड and suggestions has been asked. People are gearing up to give their suggestions. It has been appealed to all the organizations, spiritual organizations, to give their suggestions. And the subject mostly belongs to my learned advocates who can enlighten us. So may I request Didi Poonam to start with. I request you to. नमस्कार एवरीवन। नमस्कार दीदी। अभी आ रहा है दादा? हाँ दीदी, अभी तो आ रहा है। दादा, हमारे पास एक पेनल कोड भी होता है जिसको Yes. इंडियन पेनल कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जी। वहां पे कहीं कोई किसी को भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर हमने किसी का मर्डर कर दिया तो हमें पता है या नहीं, मुझे मालूम है या नहीं कि इंडिया का पेनल कोड क्या कहता है, मुझे पेनलाइज कर दिया जाएगा। मैं ये बच नहीं सकती ये कह के कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम है, या कोई भी ऐसा क्राइम। तो आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं मालूम था, आई वॉज नॉट अवेयर। मतलब आप यहाँ के सिटीजन हैं, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो भी आप पेनलाइज किए जाएंगे, आपको पनिश किया जाएगा। ये हमारा पेनल कोड कहता है। इसमें कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप बाहर से भी आए हुए हैं, कहीं और के भी सिटीजन हैं, और आप हमारे कानून के खिलाफ चलते हैं, तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। इसमें तो हम समझते हैं यहाँ बिल्कुल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। तो जब हम सिविल कोड की बात करते हैं तो फिर इतना डिफरेंसेस क्यों आता है? और जहां तक अगर हम संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, जब वहां पे ये बहस चल रही थी, तब के मुंशी साहब ने इसका पक्ष रखा था, और बी के पोकर साहब थे जिन्होंने इसको अपोज किया था। तो उस वक्त भी उन लोगों के मन में जो बातें थी, उसी समय हमारा जो आर्टिकल 44 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, लेकिन हम लोग इसको यूनिफॉर्म कर नहीं पाए। तो उस वक्त भी इन लोगों ने धर्म की बात उठाई थी, जबकि जो हमारा सिविल कोड भी है वो किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करता। हमें साधना कैसे करनी है, पूरब मुख करके करनी है कि पश्चिम मुख करके करना है, सुबह में करना है कि शाम में करना है, ये हमारी पर्सनल चीजों में, स्पेशली धर्म तो मेनली वर्शिप करने से संबंधित बात है। तो इस बात में कहीं भी कोई भी कोड हो, वो आपका पेनल कोड हो, क्रिमिनल कोड हो, या फिर आपका सिविल कोड हो, आपको कहीं भी कोई भी ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता। तो फिर सिविल कोड से इतना घबराहट क्यों है? आखिर सिविल कोड किस चीज को टच करता है तो लोगों को इतनी परेशानी होती है? अभी हम एक और चीज देखेंगे कि हमारे यहाँ मेंटेनेंस है, माता पिता और पत्नी और जो बच्चे हैं जो कि बालिग नहीं है, अपना खुद का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, उनकी आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनका भरण पोषण करें, जिसको हम लोग मेंटेनेंस कहते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उसको डाला गया है। हालांकि वो भी अगर देखा जाए तो एक सिविल मैटर है। अगर किसी के मेंटेनेंस की बात है तो वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल मैटर नहीं है, लेकिन उसको सीआरपीसी में डाल दिया गया। और उसमें मुस्लिम महिलाओं से संबंधित एक साहबानों का बहुत ही लीडिंग केस है। जो लोग जुडिशरी से रिलेटेड हैं वो लोग जानते हैं। और वो साहबानों का केस आपका गया था, वो 80 साल की महिला थी, उनको डाइवोर्स हुआ, और उसके 80 साल की मतलब जो डिजर्टेड वाइफ है उसको भी लोग मेंटेनेंस नहीं देते थे। अब ये कोई उम्र नहीं होती है किसी पत्नी को छोड़ करके और आप 15 साल की लड़की से जाकर शादी कर ले, उस वक्त वो महिला क्या करेगी? तो ठीक है, उनको मेंटेनेंस दिया गया, इससे हम लोगों को भी खुशी है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, और ये सभी को होना चाहिए। तो फिर ये सिविल कोड, ये भी सिविल ही एक तरह का मामला है, इसको हम लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डाल करके, और लोगों को जो सुविधाएं हैं, हमारे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को जो सुविधाएं थी, वो हमने मुस्लिम महिलाओं को भी दिया। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अब इसको अनावश्यक, इसको धर्म की तरफ इसको मोड़ा जाता है कि इसमें हमारा धर्म प्रभावित हो रहा है। धर्म तो के मुंशी साहब का भी कहना है कि कहीं से भी ये प्रभावित नहीं होता है, इसको मिसकंसीव किया गया है, उनका वर्ड है। और अभी अभी मैंने कुछ दिन पहले भी वो सेम जो उनका भाषण था जो उन्होंने संविधान सभा में दिया था, वो भी मैंने पेपर में देखा है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उसमें और भी कुछ बातें थी जो क्या क्या को टच करता है। तो ये टच कर रहा है आपके उत्तराधिकार को, सक्सेशन को। सक्सेशन में हमारे पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। ये किसी मोहम्मदन की बात नहीं है, ईसाई भी हैं इसमें, और भी दूसरे दूसरे छोटे छोटे समुदाय भी हैं। इनफैक्ट हिंदू धर्म में भी दाय भाग है, आपका मिताक्षरा है, और अलग अलग सक्सेशन के अलग अलग क्षेत्रों में कानून कानून तो चल रहे हैं। लोग अपने कानून तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन हाँ अपने पर्सनल लॉ लोग बना करके उस नियम से वो चलते हैं।
तो ये नहीं है कि मुसलमानों में है या सिखों में, ईसाइयों में है, ये हिंदुओं के अंदर में भी है। आपने सुना होगा कि बंगाल में अलग है और केरल में अलग है उत्तराधिकार का नियम। तो स्टेट वाइज है या उनके कल्चर के अनुसार है, तो इन सबको यूनिफॉर्म करने की बात है। तो मेजोरिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म होगी, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी को इन्फॉर्म किया, यूनिफॉर्म करने की बात हो रही है। उसके बाद दूसरी बात है कि जब संविधान सभा में ये बी पोपर साहब ने जब इसको अपोज किया, तो उस वक्त की जो हमारी सामाजिक संरचना थी वो कैसी थी, इसको भी हमको तो सोचना होगा। क्योंकि अभी से 76 ईयर्स पूर्व, अभी जो 70 साल का इंसान है, आज भी उसके दिमाग में कास्ट सिस्टम बैठा होता है। वो जो सो कॉल्ड नीची जाति के समझते हैं, उनके साथ वो बैठना नहीं चाहते, उनके साथ वो खाना नहीं चाहते, उनके साथ अपने बच्चों के शादी विवाह करना पसंद नहीं करते। तो उस वक्त की का समाज जैसा होगा, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि समाज में भी बहुत सी विसंगतियां हैं और हम इसको टच नहीं कर सकते उस वक्त के समाज में। बट आज समाज 76 ईयर्स के बाद, जबकि उस समय ही इस आर्टिकल को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया था, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। और उस वक्त जो संविधान के जो हमारे एक्सपर्ट थे, जो संविधान सभा में संविधान बना रहे थे, उन लोगों ने ये सोचा कि अभी अगर हम लोग इसको छेड़ेंगे तो समाज में बहुत बड़ा बगावत खड़ा हो जाएगा। और धर्म की प्रोटेक्शन या पर्सनल लॉ की प्रोटेक्शन की बात उस वक्त इसलिए आई थी कि उस वक्त अंग्रेजों का राज था। हम लोग अपने अपने पर्सनल जो लॉ हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज है, उस पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो गए थे। तो इसलिए कुछ समाज में कुछ कुरीतियां जो उस वक्त बढ़ गई थी, आज के डेट में इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत काम कॉमन हो चुके हैं। और हमारे पास आनंद मार्ग जैसी संस्था है जो इन चीजों को प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट हमारे समाज के बाहर भी इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है। तो अब कास्ट सिस्टम नहीं रहा, बेटियों को अब उत्तराधिकार देने के लिए सभी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि लड़कियों को भी सक्सेशन में बराबर का अधिकार मिले। और इसके अलावा एक चीज आता है एडॉप्शन। एडॉप्शन जो है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। अभी मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार नहीं होता कि वो स्वेच्छा से किसी बच्चे को गोद ले सके, तो यहाँ पे वो काम करेगा। फिर हमारा एक 3 तलाक का बिल आया था जिसमें भी लोगों को ऐसा लग रहा था, लेकिन वो भी देखिए यूनिफॉर्म कर दिया गया। जो आसानी से तलाक देने का जो सिस्टम था मोहम्मदन लॉ में, वो भी सिस्टम खत्म कर दिया गया। यानी धीरे धीरे हमारा समाज 75-76 सालों में, 76 ईयर्स में यूनिफॉर्मिटी की ओर अपने आप आ गया। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दूर दराज के इलाकों में रहते थे, वो लोग पढ़ने लिखने लगे, उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे। वो अब खुद चाहते हैं कि समाज में एक यूनिफॉर्मिटी आए। और जो लोग पहले इन चीजों को प्रमोट करते थे, अनटचेबिलिटी को, और ये चीजें तो बहुत पहले ही हमारे यहाँ से खत्म हो चुकी हैं। तो अब समय वैसा नहीं है जैसा कि संविधान सभा में जब 23 नवंबर 1948 को जब बहस चल रही थी, उस वक्त का समाज था। उस वक्त के मुंशी साहब को अपना भाषण देने के बाद वो कहना पड़ा था कि अभी हमारा समाज उस तरह का नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो लोग स्वेच्छा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाएंगे। और उस दिन उन्होंने उसी समय इन चीजों को, आर्टिकल 44 को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं, आपने देखा है कि जो भी उत्तराधिकार हो गया, हमारा एडॉप्शन हो गया, विवाह में दूसरे समाजों में एक से अधिक विवाह का अधिकार है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। तो बहुत से ऐसे समाज नहीं है। तो इस जगह पे अभी जो महिलाओं की स्थिति को हम लोग बराबर पे लाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुस्लिम समाज की महिलाएं भी काफी हद तक आगे आ रही हैं। किसी भी उम्र में महिला को तलाक दे देना, ये तो एक अमानवीय व्यवहार है। इसको किसी का पर्सनल लॉ नहीं कहा जा सकता है, इसको इनह्यूमन कहा जा सकता है। क्योंकि आपने जिसके साथ समय बिताए, जिसके साथ बच्चे पैदा किए, उसको किसी भी एज में छोड़ देना, ये तो ह्यूमनिटी नहीं है। जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं। मैंने बहुत से जानवरों के बारे में पढ़ा है कि वो लोग भी जब उसकी जो फीमेल होती है, अगर वो बच्चे जब पैदा करती है, उस वक्त उसके लिए कच्चे मांस, मुलायम मांस ला के उसको खिलाते हैं और अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। इवन मैंने चिड़िया को देखा है कि चिड़िया के जो मेल होते हैं वो लाते हैं दाना चुग करके, और वो अपने बच्चे को जब भरण पोषण कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम तो उनसे बहुत उन्नत हैं। और अब हम काफी हद तक इतनी यूनिफॉर्मिटी में आ गए हैं, हर क्लास में हम बराबर के एजुकेशन दे रहे हैं, हर जगह हम इक्वलिटी की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी है। और जहां तक मेरा यह धर्म कहीं भी इससे प्रभावित नहीं होता है। एक ये मुंशी साहब का भी कहना था कि धर्म की बात करके इसको गलत दिशा दिया जाता है, ये धर्म की बात है ही नहीं।
हर एक समाज के अंदर सब कुछ समान नहीं होता, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुसलमान समाज हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। एक क्लास का डिफ्रेंसिएशन तो होता ही है। वो इंटेलेक्ट लेवल पे हो सकता है, आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक लेवल पे हो सकता है, लेकिन हमारा जो कानून है, जब हमारा पेनल कोड एक जैसा है तो हमारा सिविल कोड भी एक जैसा हो सकता है और होना ही चाहिए। बहुत कुछ चीजें ऐसी है, वहां तो स्वतंत्रता है ही, आप क्या जॉब चूज करते हैं, वहां तो आपको ये कोड कोड उसमें परेशान नहीं करता है। आप किसका वर्शिप करना चाहते हैं वो भी आपको कोड नहीं बताता। आप सड़क पे चल रहे होते हैं जब किसी देश में, तो अगर हमारे देश का कानून है कि आपको लेफ्ट तरफ ड्राइव करना है, तो आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, डजेंट मैटर, मेल है, फीमेल है, ट्रांस है, आपको लेफ्ट तरफ ही ड्राइव करना होगा। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी है। अगर उस पर सोचिए कि कोई आदमी लेफ्ट से जा रहा है, दूसरा आदमी राइट से उसी ट्रैक में आने लगे, तो कितनी मुश्किल होगी उस ट्रैफिक को मेंटेन करने में। तो सेम थिंग ये हमारे लॉ लॉ में भी होता है। कोर्ट को कितनी परेशानी होगी और हर एक के लिए अलग अलग कोड बना दिए जाए, तो क्या जजेस भी उसके आधार पे नियुक्त किए जाएंगे? हमको तो एक ही कानून पढ़ा करके और वहां पे वकील भी बना दिया जाता है, जजेस भी बना दिए जाते हैं, तो क्या हर एक के लिए अलग अलग जज बनाए जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो मेरे आधार पे मेरा जो समझ, मेरी अपनी जो समझ है, अगर हम लोग और भी जब समय होगा तो मैं और भी कुछ चीजें होंगी अगर रीड करने का तो मैं रीड कर दूंगी। अदरवाइज मैं समराइज रूप में यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अब सब जिस समाज में जिस लेवल पे आ चुके हैं, यहाँ पे अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अब कोई वैसी बात नहीं रह गई जो अभी से 76 ईयर्स पहले थी। रही बात कि हमारा अगर इसको पॉलिटिक्स के रूप में देखें तो उस पर हमारे और भी दादा दीदी होंगे, वो जरूर कमेंट करेंगे, तो मैं वो पॉइंट उन पर छोड़ देती हूँ कि किसके एजेंडा में क्या था, एजेंडा में लाने के लिए चुनाव से पहले क्या हो रहा है, वो मेरा विषय नहीं है। वो और भी हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो उस पर चर्चा करेंगे। मैं अपना क्षेत्र पे अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं उसको लूंगी। धन्यवाद दादा, नमस्कार। So there has to be uniformity and obvious in first common sense से लगता है कि if we are living in one country there should be the uniform civil code. इन नट में बिल्कुल कॉमन सेंस यही लगता है। और यदि कोई भी चीज, बाबा भी कहते हैं कि यदि कोई चीज अमानवीय है, सबसे ऊपर है मानवता एंड द कार्डिनल ह्यूमन वैल्यूज एंड देन न्यू ह्यूमनिज्म, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एंड देन एनी लॉ हैज टू बी यूनिवर्सल, दैट फीलिंग हैज टू बी यूनिवर्सल। और एक और बात बोलना चाहेंगे दीदी कि देखिए हम लोग भी देख रहे हैं ये 75 साल पहले की मतलब पुरानी बातें हैं जब ये सब रूल बनाया गया था, क्योंकि आप बोली कि वो समाज उस समय इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ, क्योंकि उस समय लोग नया नया आजाद हुए थे, लोगों को संकीर्णता थी नटसेल में, मैं ये बोल सकता हूँ कि इतना। और हमें जानते हैं कि इवॉल्व तो लोग हो ही रहे हैं, इवन भारत में भी जैसी मानसिकता तब थी आज की मानसिकता में बहुत फर्क है। और हम ये भी जानते हैं कि द वर्ल्ड इज मूविंग रैपिडली फ्रॉम फिजिकलिटी टू इंटेलेक्चुअलिटी। ये इंटेलेक्चुअलिटी का ये लेवल है कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। एंड अ डे इज श्योर टू कम when this intellectuality will be transformed into spirituality, and then people will have a much broader mind along with the cardinal human values and neo humanism. आज तो हम अभी मनुष्य के लिए लॉ नहीं बना पाए हैं, पेड़ पौधे तो बेचारे काफी दूर खड़े हैं, जबकि वो भी शामिल होने चाहिए हमारे रूल ऑफ लॉज में। सो थैंक यू वेरी मच। मे आई रिक्वेस्ट प्रणव दादा टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू मोस्टली टू यू गाइस। थैंक यू। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए और म्यूट। हाँ, नमस्कार सभी को। नमस्कार दादा जी। नमस्कार दादा, मेरा आवाज आ रही है? यस यस वेरी मच। अच्छा, आप लोगों का फोटो क्यों नहीं आ रहा? हाँ दादा, तो जैसे कि दीदी बहुत अच्छे से बता रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मेनली जो पर्सनल लॉज है, जैसे हिंदू का पर्सनल लॉज हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू गार्डियनशिप एक्ट, और मुस्लिम लोग का ऐसे मोहम्मदन लॉ है, ये जो है, और कुछ क्रिश्चियन लोग का है डिवोर्स लॉज, तो ये सब रिप्लेस हो जाएंगे और एक यूनिफॉर्म लॉ आ जाएगा जो कि सबके लिए समान होगा, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और जब ब्रिटिशर्स जब आए थे तो 1840 में जब बहुत सारा लॉज एनेक्ट कर रहे थे,
तो उसमें काफी सारा यूनिफॉर्मिटी लाए थे, जैसे कि एविडेंस में इंडियन पेनल कोड हो गया, ये सब में यूनिफॉर्मिटी है। और भी जो लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया, ये सब यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन वो लोग इसको जानबूझ के उसको टेम्पर नहीं किया, टिंकरिंग नहीं किया इसमें इसमें ये पर्सनल लॉज में, हिंदूज और मुस्लिम में। क्योंकि वो अगर उस टाइम करते तो उनको काफी झेलना पड़ता, काफी ऑपोजिशन प्रोटेस्ट झेलना पड़ता, इसलिए उसको छोड़ दिए। फिर आगे जाके जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना शुरू हुआ, तब नेहरू और उनके कुछ सपोर्टर्स ने ये बात उठाई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन उसमें भी काफी सारा प्रोटेस्ट आया। तो लोग कम से कम एक लाइन छोड़ के चले गए, जो कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, एक जो आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है, उसको एक दो लाइन लिख के वो लोग छोड़ दिए। तो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्टेप नहीं लिए थे, स्टेप लिए थे। तो फिर अभी धीरे धीरे आगे जाके अभी बहुत सारा डिबेट डिस्कशन हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अभी तो गवर्नमेंट उसका सजेशन लेना भी शुरू कर दिए। पहले तो 2016 या 18 में लिए थे, फिर अभी ये दूसरे बार सजेशन मांग रहे हैं। तो ये जो पर्सनल लॉज है, ये मेनली प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, ये सब को डील करता है। तो इसमें काफी सारा सब रिलीजन के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से वो है। जो मुस्लिम्स का अलग है, हिंदूस का अलग है, तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, सबके लिए समान तरीके का आ जाएगा। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे भारत में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वहां पे सबके लिए समान है, एक लॉ है ये। तो और कुछ देशों में लागू है, जैसे कि इसराइल, फ्रांस, जापान, रूसिया, वहां पे सब यूनिफॉर्म सिविल कोड उनका एक ही लॉ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, जो भी। और यूरोपियन नेशन यूएस में भी उन लोग का एक लॉ जो यूनिफॉर्मिटी है, इक्वली एप्लीकेबल होता है सबके लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। और कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनपे में भी शरिया लॉ करते हैं पालन। जो इस्लाम मतलब कंट्रीज में रहेगा, उनका वही यूनिफॉर्मिटी लॉ है, मैंने यूनिफॉर्म कोड है, तो उसी को सब पालन करते हैं। तो ये सारा चीज है, एग्जाम्पल है। और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको क्यों चाहिए, ये पहला पॉइंट है कि ये हमको इट प्रोमोट्स रियल सिकुलरिज्म। जो सिकुलरिज्म करते हैं, धर्म निरपेक्ष, तो ये सही मायने में उसका होगा, पालन होगा। तो ऑल सब इंडियंस जो हैं भारत में, सब कोई समान ट्रीट किए जाएंगे। और वोमेन लोग को जो राइट्स मिलेगा, जैसे मुस्लिम, जैसे दीदी बोल रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, मुस्लिम वोमेन के लिए बहुत सारा अधिकार नहीं है, जैसे डिवोर्स का नहीं है, वो डिवोर्स नहीं दे सकते, ओनली मेल पर्सन कैन डिवोर्स। और वो लोग कोर्ट को भी जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू लॉ में कोर्ट ही डिसाइड करेगा डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे सारा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि वो समाप्त हो जाएंगे। और ज्यादातर मॉडर्न नेशन ये सब वो लोग ऑलरेडी हैं, वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लागू है। तो ये राइट टाइम है हम लोग का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। और जो वर्तमान की सरकार है वो पहल किए हैं, इसको स्टेप लिए हैं। और जो हम लोग का सजेशन का जो है, जैसे कि आचार्य दिलीप दादा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको ड्राफ्ट किए हैं। और हम लोग को इसमें सजेशन क्या देंगे, वो बाबा का ही चीज है, वही है सजेशन। जो बाबा जो बता दिए हैं अपना जो चर्याचर्य में, उसी को वही सजेशन है, कैसे वोमेन का कैसे रहेगा, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस कैसे होगा, जो बाबा गाइडलाइन दिए हैं उसी के अनुसार हो। तो हम लोग का जो आनंद मार्ग का जो चर्याचर्य है, ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड। तो मेरा ये सजेशन है कि ये चर्याचर्य के हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू दादा। आप जैसा बोले, हमने पढ़ा था, जो हमारे आचार्य दिलीप दादा जी ने जो भेजा है, इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड टोटली व्हाट इज आनंद मार्ग
views on this point. और ये बात सही है कि जो भी हम लोग बात करें सर, सुनने में कितना awkward लगता है that ladies are suppressed somewhere in some religions, they don't have right, and male have a freedom to divorce anytime. It looks so inhuman. So we should not target any religion, but yes, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। एंड बाबा एक जगह कहते हैं कि युक्ति जो है ना, युक्ति मनुष्य की बहुत बड़ी संपदा है। तो तर्क के ऊपर, युक्ति के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी को देखते हुए, यूनिवर्सल आउटलुक को देखते हुए ये यूसीसी आना चाहिए। इसमें अभी तक तो ऐसे ही विचार आ रहे हैं। आगे मैं बिफोर आई गो टू आचार्य दिलीप दादा, मैं आई आस्क दीदी दादा सृजा। एक लाइन पढ़ना दादा ने बताया हाँ कि दीदी। कुछ एक लाइन लिख करके हमारे संविधान निर्माताओं ने छोड़ दिया था। वो लाइन क्या था? वो लाइन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी टेरिटरी है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बस इतना ही लाइन उन लोगों ने लिख के छोड़ दिया। उसके बाद जो हम लॉ की किताबों में जो दिया रहता है, वो बस के मुंशी साहब ने जो स्पीच दिया था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उन्होंने कहा था, बस वो सारी बातें उसमें मेंशन की हुई हैं, और बस एक लाइन इस आर्टिकल के तहत लिखा गया है। ये हम लोग जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, उनकी जानकारी के लिए हमने बताया है। दादा ने उसका जिक्र किया तो वो लाइन मेरे सामने था, तो मैं सोची कि सबके प्रकाश में वो लाइन आ जाए। धन्यवाद दादा। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एटलीस्ट उन्होंने ये कहा कि इस पे आगे काम करना है, एंड दे आल्सो सपोर्टेड दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, बट वी विल बाय टाइम टिल द मेंटालिटी ऑफ द पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट। सो वो एज ए गार्जियन उनका जो रोल था उन्होंने किया उस समय। दादा और एक बात है, टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का भी काफी सारा ऑब्जर्वेशन आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू नहीं हुआ है, उसके लिए स्टेप लें, लागू करें। करेक्ट, राइट दादा। सो मे आई आस्क दीदी सृजा टू talk your views on this. Didi Srija, are you hearing me? Then kindly unmute yourself and speak. Didi Srija, are you available? It seems she is not. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे आचार्य दिलीप दादा के मुंह से सुना जाए जो आपने प्रपोजल दिया है, एंड उसको तो हमको लगता है कि विद बिगर प्लेटफॉर्म दैट प्रपोजल शुड गो, सेम प्रपोजल शुड गो like Protist Universal or something, unless people have any objection to it. I don't think there is anything to be object. But yes, Dada, now you please talk in this subject. Thank you. Yes, Dada. नमस्ते। जो भी हमने बनाया वो तो कुछ नहीं, हमने चैरेचर को कॉपी करके उसमें डाल दिया। मेरा भी कुछ कंफ्यूजन नहीं है। बट शुरू के जो दादा पैराग्राफ्स हैं, they were very powerful. हाँ नहीं, वो तो कुछ ऐड तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में जो पैराग्राफ्स है वो बाबा के डिस्कोर्सेस हैं। that I saw. दो तीन छोड़ करके बाबा के जो डिस्कोर्सेस हैं यूसीसी के ऊपर या समाज के ऊपर, उसी को ही हम लोग ने रिप्रोड्यूस किया हुआ है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं कि बहुत ज्यादा हम सोच पाए इसके ऊपर। और हमने यूसीसी के साथ में एक्चुअली क्या है कि ये जो सोशल लॉज हैं, सोशल लॉज अपने आप में उतने सशक्त नहीं होते हैं जैसे चर्याचर में। तो इसके लिए जो व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ न कुछ अंकुश होना चाहिए, कुछ न कुछ रूल्स होने चाहिए जो कि हमारे चर्याचर देता है। तो हमने कहा उसको भी ऐड कर दो। सजेशन जा रहा है तो सब सजेशन इन जो हमारे चर्याचर बोलता है उसके अनुसार चला जाए। इसलिए हमने रूल्स फॉर द इंडिविजुअल्स एंड द स्पिरिचुअल कोड जो होना चाहिए कि एक आदमी को ये समाज में रहना है या तो उन्नत दिमाग में को बनाना है, तो अपना स्पिरिचुअल कोड भी होना चाहिए जो कि बाबा ने दिया है, उसको भी हमने उसमें ऐड कर दिया क्योंकि ये सजेशन है। तो सजेशन में आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो हमारी जो अवधारणा है, जो आत्मा की अवधारणा है, उसके अनुरूप हमने वो एक जो पॉइंट सिविल कोड में आता था उस सिविल कोड में लिया, कुछ सोशल लॉज के लिए लिया, कुछ इंडिविजुअल लॉज के लिए है और कुछ स्पिरिचुअल
कोड के लिए है, उन सबको हमने एक साथ समराइज किया हुआ है और वो दिया हुआ है हमने। हालांकि भेजे हुए 2-4 दिन हो गए, प्रतिक्रिया तो कहीं से कुछ नहीं आ रही है। हमको लगता है बहुत लोगों ने उसको देखा भी नहीं। मतलब उनको हम कह रहे हैं जो मैटर करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, Yeah, दादा, तो exactly. वो उन लोगों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि वो इस पर विचार करें। एक छोटा सा ड्राफ्ट हमने बना करके दे दिया है और एक अनुमान की ओपिनियन जाननी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम 2016 में भी कुछ नहीं भेजे थे। तो हम केवल वो बाबा केवल हम कीर्तन के लिए नहीं बने हुए हैं, हमको समाज में के अंग है और समाज के में एक हमारी भूमिका है, उस भूमिका को हमको पूरा करना है। चाहे हम 2 ही आदमी हो, लेकिन भूमिका हमारी पूरी होनी चाहिए। और ऐसी हम आशा रखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और हमारा जो धर्म प्रचार डिपार्टमेंट है, डीपीएस का जो डिपार्टमेंट है, उसको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस तरह की जो चीजें घटनाएं घट रही है, तो उसका हमको पार्ट देना चाहिए कि इतिहास बनेगा। मान लीजिए सिविल कोड पास हो जाता है और उसमें हमारे तरफ से कोई सजेशन ही नहीं गया, Correct. हम बाद में क्या कहेंगे? मान लीजिए ऐसा कोई ला आ गया जो कि हमारे नियमों या हमारी जो मान्यताएं हैं उससे एकदम विपरीत गया, तो हमने तो रिप्रेजेंट भी नहीं किया था, तो हमको कहने का हक भी नहीं होगा। और Absolutely. उन्होंने कहा है कि सारी संस्थाएं, मतलब जोर देकर के बोला हुआ है जो लॉ कमीशन की Religious तरफ organizations. से, हाँ, सारे ऑर्गेनाइजेशन वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो उनको बुलाएंगे भी, जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया जाएगा। तो ये आनंद मार्ग ने अपनी तरफ से कोई सेशन दिया है तभी तो बुलाएंगे, नहीं तो उनको बुलाएंगे भी नहीं। तो मेरे ख्याल से जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हम पॉलिटिकल भी हैं, प्राउड में हम काम करते हैं तो पॉलिटिकल भी है। हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन से हमको मान्यता मिली हुई है, संविधान से, कि हम एक धर्म भी हो गए हैं। तो उस हैसियत से हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इन सारी बातों को लेकर के जाएं और उस बातों को रखें। बाबा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई उन्होंने इफ एंड बट कहीं लगाया नहीं। और हम लोग अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से परसों की बात है, चर्चा कर रहे थे, तो मंजुला दीदी एक प्लेटफॉर्म से वो बोल रही थी कि जो हमारा चर्याचर है उसमें जो इनहेरिटेंस का लॉ है उसमें बदलाव होना चाहिए। वो आज का समय देखते हुए स्त्रियों के लिए उतना माफिक नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बात कही थी। हालांकि उस समय भी हमने कुछ बोला था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाबा आए थे इस धरती पर, वो 10-20 वर्षों को देख करके नियम कानून बना के नहीं गए हैं। यदि हम आज 50 साल नहीं हुए और हम कहें कि नियम हमारे चेंज होने चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब हम समझ ही नहीं पाए कि वो चर्याचर क्या है। हमें ये जो बाबा ने एक स्कोप दे रखा है, वो स्कोप जो है बहुत ही ऐसा नहीं कि वो तुरंत हम रोज रोज उस स्कोप को अप्लाई करेंगे, वो तो उसके लिए नहीं दिया हुआ। ऐसी कोई अनहोनी घटना कभी घट जाती हो, ये उसके लिए कुछ बाबा ने एक स्कोप दे रखा है। वो ऐसा नहीं हो कि जैसे मुसलमानों में हो गया कि अब कुरान जो लिख गया, चाहे उसमें कुछ समय के अनुरूप कोई उसमें बदलाव नहीं हो सकता। आनंद ऐसा नहीं है। तो बाबा ने जो कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे साथ में दिया हुआ है, जो चर्याचर दिया हुआ है, तो उसके जो नियम बनाए हुए हैं, ये नियम उन्होंने मेरे ख्याल से आने वाले 200-300 वर्षों के लिए तो एप्लीकेबल होंगे ही, है ही, और ऐसा मान करके हमको चलना चाहिए। हाँ, हालांकि ऐसा ना हो जाए कि हम मान लिए आज से 100 वर्षों के बाद हम चंद्रमा में रहना शुरू कर दें, तो हो सकता है वहां की परिस्थितियां विपरीत हो जाए और हमको फिर नए नियम कानून बनाने पड़े। बाबा ने उसके लिए स्कोप रखा हुआ कि कहीं दूसरे ग्रह में हमको शिफ्ट करना पड़ गया 400-500 वर्षों में किसी और कारणों से, तो नेचुरली ये लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। हम वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं वो बाबा ने जो बना के दिया वो एकदम सैक्रोसेंट वही रहेगा। तो जब भी हमारे अपने जो लोग हैं इस बात को अच्छी तरह से समझें कि बाबा का जो बनाया हुआ सिस्टम है वो बाबा ने इमीडिएट 10-20 साल के लिए नहीं दिया था, उन्होंने बहुत लंबे समय के लिए दिया हुआ है। और उस पर हम लोग को आगे लेकर के चलना चाहिए। और जो भी बाबा ने चर्याचर में सिस्टम दिए हैं उसको लेकर के हम तो अपने व्यक्तिगत जीवन में फॉलो करेंगे,
ये जरूरी नहीं है कि ला कहता हो तभी हम कहें। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन है तो हम ला से तो गवर्न नहीं होते, हम अपने आप से चाहते हैं करते हैं। तो हमको बाबा ने चल दिया कि भाई वो गवर्नमेंट क्या कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना वो काम फॉलो करेंगे, जे नियम को हम फॉलो करेंगे, चाहे उसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट गवर्नमेंट बनाए या नहीं बनाए। लेकिन हम लोग के अंदर हम लोग की तरफ से इस बात को लेकर के बहुत जागरूकता होनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लेडीज का प्लेटफॉर्म हो, जेंट्स का प्लेटफॉर्म हो, प्रउथ हो, समाज हो, आंदोलन प्रचारक संघ हो, डीपीएस हो, जितनी भी संस्थाएं हैं। अब देखिए आंदोलन को जब बैन किया गया था इमरजेंसी में, तो आंदोलन की 28 संस्थाएं बैन थी, एक चीज बैन नहीं थी उसमें, प्राउड के सारे फेडरेशन बैन हो गए थे। तो वो सारी बाबा ने ऐसी व्यवस्था दे करके कि हम अपने आप में एक छोटे सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर तरफ से, और इंडिविजुअल भी हम चाहें तो इंडिविजुअल भी भेज दें। तो ऐसा हम लोग को, और उसमें तो 44 समाज नहीं थे, नहीं तो 44 समाजों को भी वो बैन कर दिया होता उन्होंने। 44 समाज तो थे लेकिन उसकी इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो 44 समाजों का नाम उसके अंदर नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ला क्या कहता है और उसको एक मिनट के लिए हम भूल जाए, किताबों में क्या लिखा है एक मिनट के लिए भूल जाए। हमको क्या चाहिए वो हमारे लिए सिविल कोड होगा, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। वो जो चर्याचर में लिखा हुआ है उसको सैक्रोसेंट मान करके हम अपना जो सजेशन है आगे भेजें और उस पर अड़े रहें। हो सकता है गवर्नमेंट में कुछ लोग हैं जो कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई पढ़ेगा नहीं। अब जो लोग कुछ पढ़ेंगे हो सकता है उसमें से एक दो चीजें उनको पसंद आ जाए और उसको अडॉप्ट कर लिया जाए, और ये हम लोग के लिए बड़ा सार्थक कदम होगा। यदि ऐसा कुछ भी हो जाता है तो अपने छोटे से प्रयास के द्वारा। यही दादा कहना है हमको। थैंक यू दादा। आई थिंक आप इसलिए नहीं कि हम लोगों का है या किन्हीं लोगों का है, द फैक्ट इज it is made on human ground. It is made for modern society, looking at their intellectual development and the future of humanity. So an universal concept. So everything is positive. That is why we are saying that this should be right दादा। हम कुछ चाहते हैं आपके उसमें से कुछ लाइनें इतनी मुझे अच्छी लगी, वो मैं पढ़ना चाहता हूं औरों के लिए भी। एक लाइन है उसमें जो आपने लिखा है, the faith of the person cannot be greater than the humanity. So the any law which is favoring humanity, ये तो फर्स्ट लाइन ही है उसके। yeah फर्स्ट लाइन है। Yes, the faith have a lifespan and many faiths came in existence and outlived, and some are dwelling on, some may not survive for long. The humanity shall remain forever, and therefore humanity is to be given precedence over all other sentiments like regionalism, religion, nationalism, etc. These are very powerful points, and certainly faiths have contributed a bit, क्योंकि हर समय में लोग अपने अपने तरह से समाज के डेवलपमेंट के लिए ही काम किए हैं। But because of evolution of 100 years or 200 or 500 years old law may not be applicable today because people are evolved. So this is very important thing that medieval history, medieval rules को लेकर के आज हम humanity को govern नहीं कर सकते. We should be open, we should be progressive in our nature, and that is the demand of the day. And we will support UCC only if they work on these grounds of humanitarian ground, which looks to be on the universal ground, uniform ground. There should not be anyone get suppressed for that on humanitarian point of view. Of course, yes, Dada. So anybody else would like to speak on this subject, please? दादा हमको अच्छा लगा कि वो जो लाइनें थी आपको बहुत अच्छी लगी। हमको बहुत प्यारा लगा वो लाइन। में बाबा ने उस समय दिमाग में ऐसा दिया कि वो सब लिखना शुरू कर दिया। Yeah, absolutely. And let us, and as Dada told, we must say our views at least. This is our rationality. This is, as a citizen of the country, it is our duty to put our rational points forward, human points forward, universal points, because why we are believing in Ananda Marga philosophy? Because this is universal in outlook, this is rational in outlook. That is why we are believing. So Baba कहते हैं
मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बाबा कहते हैं देखो, युक्ति मनुष्य की संपदा है। न्यू ह्यूमनिज्म में चैप्टर में बोलते हैं यह मानसिक धरातल की वस्तु है जो अन्य जीवों में नहीं है। सो एज दीदी वाज मेंशनिंग देयर आर सर्टेन लॉ, हमसे ज्यादा तो वो जानवर फॉलो करते हैं, उनसे रैशनल लॉ। सो इट शुड बी, यही बाबा कहते हैं कि अन्य जीवों में और मनुष्य में यही फर्क है कि मनुष्य जो है वो रैशनैलिटी को फॉलो करना चाहता है, और एकमात्र वे ही लोग हैं जो इस धरती पर महान कार्य कर जाते हैं, जो रैशनल होते हैं। तो जो टेम्पोरेरी होते हैं वो तालियां बजवा सकते हैं टेम्पोरेरी, बट बाद में लोग समझ जाते हैं कि हमने उनके साथ रह के गलती करी। सो वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड दैट यूसीसी शुड बी रैशनली, एंड इट लुक्स टू बी रैशनल, और सब ये मानेंगे एज अ कॉमन सेंस कि यदि हम एक कंट्री में रहते हैं, द लॉ शुड बी सेम। And why country law? We should have a law which is universally accepted. We should go to that extent. So may I request someone to come in between? My Bharti Raj Didi is there. She has a lot of experience. Bharti Raj Didi, can you unmute and speak on the subject, please? थैंक यू दादा। नमस्कार टू एवरीवन। Namaskar, Didi. दादा, मेरा जो ओपिनियन है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि एक यूनिफॉर्मिटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हम सबके रिक्वायरमेंट सेम है, हम लोग का जस्टिस सिस्टम भी एक होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये ओपिनियन आता ही है। अब सवाल ये होता है कि कल को यूनिफॉर्मिटी के नाम पे बंधन ना हो जाए कि आपको ऐसे ही ऐसे करना है, वन साइज फिट टू ऑल ना हो जाए। तो इस चीज को बस ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अब हम यूनिफॉर्म एजुकेशन की भी बात करते हैं, तो हो जाता है कि एक वन साइज फिट टू ऑल हो जाता है कि इसी तरीके से ही पढ़ना है। बहुत सारे लोग अगर मान लीजिए उस सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है? तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी रहना चाहिए। जो मेन फ्रेमवर्क है, जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आ रही है, जहाँ सबके ह्यूमन रिक्वायरमेंट सेम है, वो तो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सबके जो इंटरेस्ट है, तरीका है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक लॉ आना चाहिए। तो जो ओपिनियन है मेरा वो यही है। बाकी डिटेल तो बहुत नहीं पता है दादा इसके बारे में, टेक्निकलिटी के फॉर्म में। थैंक यू दादा। Thank you very much. May I request Srija Didi, are you available? Srija Didi, because they are from the, yeah, thank you very much, from that fraternity, so I would like to hear from you. Thank you. Yes, Dada. Actually, what I think many of the I was not able to understand much of what Dilip Dada was saying because it was a very high standard of Hindi. So probably No it problem, went beyond Didi. You speak in English, your views. Thank you. No. So I don't know if Dada's already covered this point. So I'll just tell you what what is an additional thing that I have in my mind is about the education system, and it is which is really based on missionaries. That really, because it is based on the minority principles, minority and majority. It has made a huge gap. It has brought a huge gap between the education systems that are being followed, and we know that how the education systems get managed when it comes to higher education. And there, if it is going to be very much of a difference in providing what is that merit seat and the religion-based or the minority system-based seats, then actually there's no rational distribution of the education system, isn't it? Because then it becomes skewed as to who gets an opportunity. It should not be based on religion or reservation systems. Both are, of course, to uplift a community, it is absolutely okay to be there. But if it is restrictive on other communities, then there is a problem. What happens today is, like, in the name of educational institutions, unlimited extent of privileges, property ownership, those sort of things. Yeah, when we look at it that way, religious endowments have had a very, very different way of
treatment in case of different communities, which is really coming up today for discussion in court, and it has come to the knowledge of every community that is not fair. I would like us to have a discussion on that aspect, separately, because it may not be appropriate to discuss those things unless and otherwise everybody has some sort of an exposure to it. So one aspect why I said that was what becomes a skewed admission system, which is not fair when it comes to education. Of course, it was supposed to be charitable institutions, but it has taken a different connotation today, and it becomes property ownership, which makes a difference in their capacity to manage the institutions. Secondly, it is about reservation systems. If you are going to have reservation system based on in jobs as well as education system, what happens really is, if you do not follow the uniformity, there also it becomes the justice is not really done, because the whole education system is getting skewed in that fashion, and we do not really have this universal education system which is to be practiced because of this reason also. And we are not really practicing secularism, we are practicing pseudo-secularism, which is not the right thing to happen. Then the other thing which came to my mind is about the personal laws, most of it which I happened to hear from Poonam Didi. One thing that I felt could be a little elaborately discussed was about the maintenance laws, maintenance laws, which really is a skewed system today. What is really being awarded by court is just not appropriate, because there is no uniformity in the law. Though the Supreme Court is trying to do very much, but when it comes to actual execution of the law at the lower courts, they have no real understanding of it, because there is not a uniformity, because every human being has to live, and that is the maintenance you're talking about. The mother, the child, if there are two children, there is a minimum standard. Even if that is not being complied in the name of non-clarity, then justice is not done. So there needs to be a uniformity in these. दादा दीदी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, क्या दीदी? तब तक मैं एक लाइन में उसी से पढ़ देती हूँ जब तक दीदी आती हैं। मेरे सामने है, इसलिए ऑल्दो मुंशी की बात हो रही है जिन्होंने ऑब्जर्व किया था इसके फेवर में, हैव नॉट लॉस्ट देयर रिलेवेंस एक्सेप्ट दैट कोडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ वाज undertaken soon after the commencement of the constitution. No solid steps have been taken to provide uniform civil code. On the contrary, reliance on this article by the Supreme Court in upholding the right of maintenance of a Muslim divorcee under section 125 of the Criminal Procedure Code has boomeranged, resulting in a separate law of maintenance for Muslim female divorcee. Later, the court again reminded the state of its obligation under this article and issued direction to it to take appropriate steps for its implementation and inform the court of such steps. ये सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानू बेगम के केस में ये कहा था कि वो तो मजबूरी में सीआरपीसी का सेक्शन 125 का सहारा लेकर के उनको फेवर किया गया, लेकिन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए ताकि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस मिल सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उस केस के बाद। और प्रणव दादा ने भी कहा कि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, चाह करके भी हमारे जजेस, हमारे एडवोकेट्स
चाह करके भी उन लोगों को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दिला पाते हैं। यही सृजा दीदी भी अभी यहाँ कह रही हैं। तो ये जो भी एडवोकेट्स हैं उन लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ने के क्रम में और प्रैक्टिस के क्रम में ये महसूस किया है कि हम लोग बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाते हैं जब मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात आती है। इस शाह बानो बेगम का केस इतना लीडिंग केस है, इतना इंपॉर्टेंट केस है कि हर एडवोकेट की जबान पर रहता है। प्रणव दादा भी शायद इससे सहमति होंगे। कोई ऐसा एडवोकेट नहीं है जो शाह बानो बेगम का केस नहीं पढ़ा है, कोई ऐसा लॉ का स्टूडेंट नहीं है जिसको ये केस नहीं पढ़ाया जाता है। इसको पढ़े बगैर लोग पास नहीं करते हैं लॉ। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन फिर भी इसके आधार पर कभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इसको मजबूरी में इसको हमारा जो मेंटेनेंस के लिए जो सीआरपीसी में बना हुआ था उसमें उसके तहत इनको मेंटेनेंस दिलाने की बात की गई, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। ये हमारा सिविल कोड के अंतर्गत आता है जिसको कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और इस पे अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। बार बार कोर्ट भी यहाँ पे हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो हमारे जो भी एडवोकेट्स होते हैं वही कल को जजेस बनते हैं। जजेस कोई बाहर से नहीं आते हैं। तो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वही चीज वो भी पढ़े रहते हैं। जो चीज हम लोग कोर्ट में फेस करते हैं वही चीज वो लोग भी फेस करते हैं। तो उनको ये जब वो कुर्सी पे बैठते हैं, जब वो बेंच का रूप ले लेते हैं, तब भी वो इस बात को कह रहे हैं कि वो वहां लाचार हैं और इसके लिए कुछ ना कुछ आप स्टेप्स लेना होगा आपको। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे डायरेक्शन देते हैं और आज भी हम लॉ के स्टूडेंट्स को ये चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी हम हेल्पलेस हैं और इन चीजों को बस किताबों में बंद करने को हम सारे एडवोकेट भी मजबूर हैं, जजेस भी मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कोड नहीं है। तो वही सृजा दीदी बोल रही थी, इसको मैंने सोचा कि एलोबरेट कर दूं और उन्होंने कहा भी कि दीदी को इसको एलोबरेट करना चाहिए था। थैंक यू दादा। इसमें मैं Very थोड़ा good, सा Deep. एक लाइन ऐड करूंगा, बोलिए। जो सावानो केस था उसमें ये राजीव गांधी गवर्नमेंट ये ऐसे अमानवीय काम किए थे कि जो डायरेक्शन था उसको वो लोग ओवरटर्न कर दिए थे पार्लियामेंट में। जो डायरेक्शन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया कि नहीं सावानो को मेंटेनेंस दिया जाए, वो जो डायरेक्शन को ये लोग ओवरटर्न कर दिए थे। ये मानव के इतिहास में बहुत बड़ा अपराध है जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट किए थे उस टाइम। दादा ये वाला पॉइंट कहीं आपके यहाँ राइटिंग में हो तो जरूर भेजिएगा। हाँ, जो कि एक 72 एज got की your point. औरत को डिवोर्स होने के बाद, एक मुस्लिम औरत को अपने पति ने, सम अहमद है उसका नाम, सम मोहम्मद अहमद, वो डिवोर्स जब दे दिए तो उसको मेंटेनेंस का भी अधिकार नहीं हो, मतलब वो मेंटेनेंस भी नहीं मिल पाया उसको। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का डायरेक्शन होते हुए भी राजीव गांधी उस पार्लियामेंट में उसको ओवरटर्न कर दिए थे। जैसे अभी जो एलजी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया केजरीवाल सेंट्रल जो दिल्ली केस में, तो अभी ऑर्डिनेंस आ गया है। जी वैसे ही मोदी गवर्नमेंट वैसे ही हुआ था उस टाइम। ओके सिर्फ वोट बैंक और मुस्लिम एपीजमेंट के लिए, इसलिए सावानो केस एक लैंडमार्क केस है ये। ओके, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट्स। दिलीप दादा कुछ बोलना चाहते हैं? यस दिलीप दादा। दादा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भारतीय राजनीति कुछ बोल रही थी, बाद में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं दोबारा भी इससे जुड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि कोई फिट टू रूल नहीं होना चाहिए कि सबके लिए एक ही रूल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों की मान्यताएं अलग हैं, ऐसा। देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये इसलिए बना हुआ है कि सारे इंसान एक जैसे हैं। बाबा भी बोलते हैं कि हर एक आदमी वही खाना खाता है, वही रहता है, वही जलवायु है, वही प्रकृति है, वही हमारी सभ्यता रही है इतने सालों से। और वहां पर हम ये अलग अलग रूल कैसे कर सकते हैं? नहीं, एजुकेशन हमको यही जी एजुकेशन की बात तो ऐसा कुछ बोल रही थी। नहीं, एजुकेशन से पहले उन्होंने ऐसा कहा था। जब ये यूसीसी की बात को कर रही थी तब वो उन्होंने कहा था एजुकेशन तो अभी सब्जेक्ट ही नहीं हम लोग का, एजुकेशन ये सब तो एक अलग चीज हो गई। तो वहां पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वहां पर स्टेट का कितना कंट्रोल होना चाहिए, एक अपने आप में विषय है। वी आर वेरी क्लियर, एनीथिंग गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। राइट, वेरी नाइस। अभी ज्यादातर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बात चल रहा है डिस्कशन, वो ज्यादातर पर्सनल लॉज रिलेटेड वो कर रहे हैं दादा। ये मन में ये रखिए, जो डिवोर्स मैरिज, जो प्रॉपर्टी, जो इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, इसी में ही यूनिफॉर्मिटी आएगा। If you want to empower women in true sense, then this is going to help.
That is Yes, very yes. important. और जो एजुकेशन की बात है और भी जो दूसरे की बात है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, वो इसमें अभी नहीं आएगा। उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सब वो उसका पॉइंट नहीं है अभी। No, that's true. वो बात की पॉइंट है, बाद वाला। Yeah. जैसे नेशनल एजुकेशन। आप म्यूट हो गए हैं प्लीज। ठीक है प्रणव जी, समझ गए हम लोग। वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द कॉमन यस यस दादा, यस कोड ओनली। एंड दिलीप दादा का व्यूज बहुत क्लियर है कि एनी लॉ विच इज वायलेटिंग ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी टॉलरेटेड। सो ह्यूमैनिटी इज ऑन द टॉप, so that is why we are here. So Sirja Didi has joined. Sirja Didi, would you like to speak something more? You were disconnected. Oh yeah, sorry, I had thought I had plugged my charger, but it was not. And no Okay, problem. So that's why I got disconnected. Part of your point was discussed by Poonam Devi in your absence. Yeah, so I could not really understand. You continue if you want to say anything, please. Right. So yeah, it is about what I just heard that Pranav Dada was saying that it will not the Uniform Civil Code will not cover the aspect of education system. It doesn't directly cover. I would like to have a clarification. It may not directly cover the education system, but when you look at the what is going to happen in terms of application of personal laws and religious endowments, that will make a lot of difference in the education system. That is the point I was trying to look into. That's okay. Yeah. And the other thing which I was saying is about the personal laws on maintenance laws. Maintenance laws, why there's a huge gap in the legal perspective, while the implementation by the judiciary is because we are relying more on the CRPC for like immediate implementation of the maintenance, where there is no real clarity, while Supreme Court is repeatedly holding that it has to be in par the ladies' right or the women and children who are to be maintained should be maintained at the standard of the husband's life. That is very clear. It has been repeatedly held, but still courts are not willing to take it to that extent because there is no law as such. Yeah. It is only citations. Right. So that is why I was saying, like, it has to come in the as a law itself and not as just the holding by the judiciary, so that it doesn't go against the statute. Yeah. Okay. So there are two things I wanted to clarify, and thank you. Thank you, Didi. In your absence, Poonam Didi has explained this, that even advocates and judges are also, helpless because there is no law. Yes. So that is why it is very much required in form of law. As a statute, if it comes and it becomes as a code, then it is very easy. Like there is no dispute on civil procedure code or criminal procedure code. But Yes, if it is just based on citations alone, then sometimes the legislature has to step in and do it. Absolutely. So, yeah. And our aim is that law and constitution should be the same. We should go to the extent as far as possible. Yeah. Exactly. And and one more thing I wanted to say, as as an Anand Margi, implementation of the principles of the Marga. Actually, when we are talking about the Uniform Civil Code, we should be actually discussing threadbare as to every provision in the code, so that our word will be heard according to the provisions that we are discussing. So if we could split the discussion on specific aspects of the code, then our discussion with respect to Baba's words on it. So we will have a clarity when we say that the message will also be conveyed and our memorandum will be very clear. So if we could have a system to do that and then go on the memorandum, that will be much more easier for us to talk to our own people, whom we are going to discuss with. It's not going to be just one memorandum that's going to go through, right? We have our samajans, we have our people to talk to also. So we should That is what Dilip Dada told. Yeah. Yes. Yeah. Thank you, Dada. So Didi, here I would like to comment one small comment, that because Dilip Dada has very clearly given in PDF and Word form the people of your
fraternity, why don't you take it and be Yes. specific to the clause of what is going to be the law? Accordingly, if you can explain and discuss, we are very much there. I think Dilip Dada is also free to discuss that anytime. Yes, So, we should do that. We yeah, should do that. please, Didi, and I request we have we are very rich as far as We should have a team. We should post yeah, questions. law team is You know, we have a concerned. team. Let us post questions, and we should put the points which Baba has discussed, and Okay. then we should call for opinions. Then Okay, fine. people will be guided also. Thank you. Let Dilip Dada want to say something. Yes, Dada. नहीं, मैं इसी बात को जो आपने कहा उसी को हम भी कहना चाह रहे थे अच्छा कि जो हमारे एडवोकेट फ्रेटर्निटी के वो लोग हैं Dada, वो एक can you just ज्यादा please- समझते हैं. दादा दादा, थोड़ा इंग्लिश can you में बोल please दिए, speak in सीधा English? दीदी समझ नहीं पा रही. English, please, Dada. Okay. What I'm saying that our advocate fraternity persons in Anand Marga, they understand much more this legal points. So whatever draft I have given, please go through and make your opinion on this. And you can suggest some changes here and there, and the way you want, you can present yourself. Yeah. So Yes. that will be much better. What I have made is like a simple Anand Margi who has seen the Acharyachar, Absolutely. nothing more. And I have just taken Baba's discourses as it is. Yeah. So that is what I have prepared. I have not added much from my side. So my submission would be to all the panel advocates. We have 3-4 advocates in this panel itself. So please go through and just have a simple reading, and then frame from your side that how it should be presented to the law commission. That's my point. So very good, Dada. Thank you so much. Pranav Dada, you want to say Dada, something? Dada, I have already gone through your draft and all. I am fully satisfied. Nothing to be added. No. It is not to be added or deleted. Yes. That is No, not Dada, legal we point. should- it should, The there should be a point team. is, out of It's all a these legal language points, basically. Yes. yeah. Okay, I will do Out the of needful. all these I will do the points, needful. what directly concerned with that, and we should put so much only. That was Okay. the Yeah. point. But Right. Pranav Dada, my humble request is, because it's a very ideal time, we should discuss. I hope Dilip Dada will be always available. I am always available. And I'll request all my 3 advocates. देखिए, Zoom जब भी चाहिए आप लोग टाइम डिसाइड करिए and let us discuss, because time is Yes. short. There is no time. So Yes, we that's should very- schedule a meeting on this. Okay. Please, Any us meeting, schedule a session. the day we are free, and let it be 8 p.m. because most of you will be relatively free. And then I'll ask Meetu Singh Didi to talk on the subject. She has raised the... Yes, Didi, please. नमस्कार दादा, नमस्कार नमस्कार टू एवरीबॉडी. और ये तो बहुत ही अच्छा आज का हमारा डिस्कशन है, एंड आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर फुल्ली डिस्कस्ड इन इट. माय पॉइंट इज लिटिल डिफरेंट. मैं दिलीप दादा की एक बात का जवाब देना चाह रही थी. ही वाज टॉकिंग अबाउट द चेंज इन चर्याचर, एंड ही सेड कि अभी बाबा ने बनाया है तो इट शुड एटलीस्ट स्टैंड फॉर अनदर 200-300 years. I may agree with that also, but हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा that this Charyachar is made not only for Anand Margi. It is made for everybody, even for the non-Margi, over a period of time. Let's say tomorrow if the Prouth is established, then it doesn't mean that everybody who is there in the Samaj is Anand Margi. It doesn't mean कि जो माइक्रोवाइटा पर मैंने 88 पे ट्रस्ट किया था विदाउट नोइंग व्हाट इज माइक्रोवाइटा, वैसा ही ट्रस्ट सभी लोग हमारे चर्याचर पे करेंगे. दिस चर्याचर विल बी टेस्टेड टाइम एंड अगेन. इसको तो कसौटी पे सभी लोग खींचेंगे. एवरीबडी यू हैव टू आंसर फॉर इट, एंड व्हेन यू आर आंसरिंग समबडी यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी कैलकुलेटिव. यहाँ पर हमारी सेंटिमेंट्स काम नहीं आएंगी. यहाँ हमारी स्टडी, आर थॉरो स्टडी इज मैंडेटरी. बिकॉज अभी मैंने मैरिज को लेके व्हेन आई स्टडीड द चर्याचर related to marriage, there are 12 points. I read one point that if there is illegitimate child, one can marry to another lady. I was not happy with that. Similarly, when I read regarding the divorce, I found it so easy. I'm not happy with that.
I also want कि ये ऐसा क्यों लिखा, हो सकता है कि Okay. it may require a change. Right. So whenever we are talking about character rules and regulation, we should have a very thorough knowledge and a logic behind it. 200 साल is not a time frame which we can decide about. Yeah, many Thank things you we very may much. not have that. Thank you, Didi. Thank you very much. Thank you. I am with you as far as discussion is concerned. But yes, there has to be discussion. Maybe understanding problem is there. Maybe we 5 people are reading the same literature and we are not able to understand. To tell you very frankly, one point I was very much against in the marriage itself. But very later I came to know, oh, this is aspect is existing there. So I agree with you that there should be discussion so that we are very clear when we talk in public that why we are saying this. Thank you. Yes, Dada, Dilip Dada want to say something and then I'll come to Lakshman sir. Didi was raising issue of two issues of literature, where Baba has said the divorce process, what is going to be the process. So in Anumarga, it has been simplified that there has to be some allegations in writing, and Baba has also given a reasons for divorce. There are 3 reasons. This character and there are 2-3 things are there which is mentioned. Yes. So if these 3 reasons are there, then someone has to make an allegation in writing. Then that will be given to the group of people. Out of that, Board, there has to be one acharya or acharya. And then if they do not. Your voice is hanged, Dada. So I agree that we should discuss these things, and this is a very appropriate forum. UPIF is supposed to be, I mean, intellectual बोलने में शर्म आ रही है, but we should discuss these points. And really, and if you have any doubt, we should ask the seniors, है ना? क्योंकि दीदी सही बोली कि when you go to the public, वो sentiment नहीं चलेगा. You should be very clear in your views and thoughts. I agree. Very good. May I ask Lakshman Singh ji to talk on the subject? You have raised your hands. Kindly unmute कर लें अपने आप को, Lakshman Dada. Yes, namaskar, Dada. Namaskar. Not only to you, rather to all who are assembled there. Yes, we are all saluting you, Dada. They are requested humbly to accept my pranam. Namaskar. 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 What about Baba Charya? He has given for the entire humanity. Yes. Not for only for the people of India. Yeah. And he has given it for all time to come. And if someone gives comment or something otherwise, he should express and just controvert it. What is the effect in launching this Charya Church in the modern society? I think this is very appropriate forum, which should be accepted on all hands. Absolutely. It will help all people, irrespective of caste, creed, and color, geographical barrier removed. I think so. Others may differ it or may agree with me. Since divergent opinions may come, and not everyone is to be guided by the views expressed by individual. Other society, the congregations of different peoples of different views, different religions, and different ideas. Yeah. They may differ, but on the whole, if it is considered peacefully and fully, the people will automatically, I think, ultimately come to the fact that actually Baba has given this for the welfare of the entire humanity, sir. Yes. True, Dada, we agree that, yeah. Excuse me, if anything goes against the sentiments of the people assembled there. Doesn't matter. I beg excuse for that. No, Dada, there is no point. They see, we are supposed to be the very rational being. And one more thing, आपके बात करने से मेरे मन में आ रहा है कि we should agree to disagree on some points.
जब तक ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं रहेगी तब तक हम साथ में सबको तो लेके चलना ही है. मे बी ओपिनियन इज डिफरेंट, मे बी बिकॉज ऑफ माय पुअर अंडरस्टैंडिंग, मे बी बिकॉज course. ऑफ yeah. I do agree. I Yes. do agree on that point, Dada. Yes, sir. Even And Dada, you are so senior. Thank you very much for switching on your video. What I say that confusion is very obvious. Even I get confused. Many times I read, and one it has been said that confusion is the just previous stage for clarity. Unless there is a confusion, how can we look for clarity? So confusion is fine. It's a very common thing, and it should be Of there. course, If it is- yeah. I do agree on that point. Yeah. Since different minds have different opinions, Yes, different yes, views, yes. it is bound to come. दादा Opinions differs. yes, yes. आप भी जानते हाँ, होंगे. Have time, some of place, the- and person. Yeah. Just Some of the points Europe people, even at the Baba was there physically, they opposed because of course cultures are different, but people have to made understand. That is why the topic was that first we should be very clear what is written in Charya, rationally understanding the issue, so that any query we can answer authentically. That is very important. Thank you. Sir, even the God, Yeah. so-called God, even the Lord Sri Krishna, Lord Shiva, has Yeah. given very beneficial thing to all people, but all are not agreeing with that view. And it is not also possible that the people have their mental outlook on that point, and they are bound to agree with, since their opinions are bound to differ. Yeah. Thinking pattern is different. Thank you, Dada. Yeah. I think we should be on the subject. Different society, different environment. So it is just possible Yeah. that one can differ with another. And it is not uncommon, rather it is very common. And Yeah. even a father has got, suppose so one father or mother have got 4 sons. They are not to follow the preachings or teachings or sermons of their parents. They may differ. They may Dada. exceed. This is the very views of- common thing, and every Of course, individual is different. Thank you. So I think there is no new point. So I would like to conclude. If anything is there in any other minds related to UCC, then you can speak. Otherwise, I beg pardon. yes, Dada. I couldn't understand. I'm sorry, Dada. I could not understand your expression, sir, on this point. Dada, I wanted to say कि if there is any point related to Uniform Civil Code, so Oh, I was not knowing regarding uniform civil code. Of course, if the topic is uniform civil code, it is very good. Yes, Dada, that was the topic we were discussing, and for that we It is want to very good. represent. It will suit Indian society. Yes. That is why these points are coming. So may I And request it Bharti is- Raj Didi to speak. Bharti Raj ji, please. थैंक यू दादा. And it दादा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे यहाँ वो पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, जी. और जिसमें सब्जेक्ट आता है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन. जी. तो मैरिज, मेरा जो ओपिनियन है कि मैरिज आप जो भी रिलीजियस एफिलिएशन से है करिए, लेकिन लास्ट में उसका बैकअप जो होना चाहिए वो लॉ से होना चाहिए. मतलब नो मैटर यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसमें भी है एक लीगल बैकअप होना चाहिए. सिमिलरली डिवोर्स में भी, जैसे मुस्लिम कहीं जब भी बहुत वायरल था कि 3 तलाक को, ट्रिपल तलाक को लेके था कि वो लोग अपने तरीके से कर लेते हैं और अपने ही से वो लोग डिवोर्स ले लेते हैं. Right. तो उसमें भी एक लीगल बैकअप होना चाहिए. जब तक लॉ नहीं कहता है कि आप डिवोर्स That is हुए what तब Poonam तक Didi told. कि people want to do, but there is no law, so they are, helpless. That's हाँ, it. तो वो आना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए उसमें. सिमिलरली इनहेरिटेंस में भी जो मेल और फीमेल है, दोनों ही चिल्ड्रन है पेरेंट्स के, तो दोनों को इक्वली मिलना चाहिए. Yes. और सिमिलरली अडॉप्शन को भी लेकर के
कि जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं कि उस रिलीजन का है तो उसको देना है, जस्ट कि ह्यूमन है तो ह्यूमन ले सकता है। और जहां तक जेंडर का सवाल है, जो बट नेचुरल पॉइंट्स है कि अगर कोई सिंगल मेल है तो एक सिंगल फीमेल को नहीं ले सकता है, बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है। तो वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बाकी यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। और सिमिलरली सक्सेशन, जो कि इनहेरिटेंस का ही एक पार्ट हो जा रहा है। तो और क्यों नहीं इसमें दादा, एक पॉइंट मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों नहीं यूनिवर्सल सिविल कोड किया जाए, जिसमें सिर्फ इन सारे पर्सनल मैटर्स ही लॉज ना हो, बल्कि सब कुछ इंक्लूडेड, जैसे हम लोग भी दीदी, डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म एजुकेशन आपकी का। भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप जो है ना ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन बना रही हैं, इसलिए आप वैसा सोचती हैं। हियर इज एब्सोल्युटली कंसर्न टू इंडिया। आप सही बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे यदि हम बनाएंगे तो भले इंडिया का लॉ है, बट दैट विल बी एप्लीकेबल यूनिवर्सली। यस दादा, दैट शुड और बी। हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, यूनिवर्सल लेवल पे होना चाहिए, और उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए, वेदर इट्स एजुकेशन, हेल्थ, हर I चीज में understand. There यूनिफॉर्मिटी are होनी many चाहिए। points, Didi. We don't want to touch beyond this. यस Otherwise, यस you दीदी, rightly said, I understand. There are many. यस दादा, For example, if you agree, our constitution preamble says that all are equal in eyes of the law, but if it's not in practice, यस दादा, if you want to say in nutshell, so that's not in practice. Lot of diversity is there. So ये जो बहुत इश्यू है, तो हम लोग इसको डाइवर्स करना नहीं चाहते थे। यस दादा, थैंक यू दादा। Thank you, Didi. I- So, Dada, I draw Lakshman your Dada, you attention. want to say something, please? Thank you. I want to say that diversity is the law of nature. Yeah, that is a different diversity, Dada. Not diversity between poverty, at least. Baba is very clearly says. You rightly said diversity is the law of nature, but man-made diversity should not be there. I hope you are agreeing. It is there, sir. But as per climate, Yeah, Dada, yeah, situation, Dada, yeah, Dada. and gene, Yes, Dada. it Baba, is required. clear श्लोक है is there. आनंद सूत्रम में, वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। समानं न शायद आप वही भविष्यति, कोट करना चाह रहे हैं। थैंक यू। धर्मो समानं न भविष्यति। यस दादा, यस दादा, थैंक यू वेरी मच दादा। आप जैसे सीनियर लोग आते रहे, हम लोगों को और गाइडलाइंस मिलता रहेगा। ये प्रणव दादा, यू वांटेड टू से समथिंग? प्रणव जी प्लीज। No, I said nothing. Nothing I was saying. पढ़ाओ जी, क्या खबर? प्रणाम। No, दादा, मैं मेरा जो पॉइंट रखना था मैं रख दिया हूँ। Okay, so now time is also up, so let us conclude. बाबा कहते हैं, एक पॉइंट है बाबा का, न्यू ह्यूमनिज्म एक लाइन है, आई वुड लाइक टू कोट एंड फिनिश दिस प्रोग्राम। तो बाबा कहते हैं, सो नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट शुड वन डू। अब भाई हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं कि एज अ ह्यूमन हम लोग को क्या करना चाहिए। तो बाबा बहुत क्लैरिटी रहता है थॉट्स में। बाबा कहते हैं कि वन शुड फॉलो द पाथ ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब विवेक सम्मत विचार। एंड बाबा कहते हैं रैशनैलिटी इज अ ट्रेजर ऑफ ह्यूमैनिटी दैट नो एनिमल possesses. So we should look human in our approach, and those who possesses the inner asset of devotion, that is benevolence, within their heart, and follow the path of rationality in dealing with the external world, that is what we are sitting for, must be victorious. They alone can accomplish worthy deeds in this world. So आप लोगों से बाबा को बहुत उम्मीद है। So let us work, make a team, work on this UCC thoroughly, and let us satisfy before we submit to the authority. So thank you very much. Thank you, Lakshman Dada, for joining today. Namaskar. Thank you, Dada. Thank you, Dada. Thank you, Dada. I will see the next meeting. Yeah, thank you for this confidence, Dada. And we will have common parlance. Yeah, Dada. To know each Thank other. you. Srija, do you want to say something at the end? Yes, Dada. It is regarding the proposal that you have made now with regard to, I'm just doing this formally. Like if we form a team, of course, whoever we are already there, and we call for others also from, it can be through different samaj. Yeah. Okay. And we call for a discussion on the legal perspective. That's the first thing, because it's talking about law. And then we have to spread this into different samajans, because it is about
we do recognize the difference in culture, and that aspect also needs to be covered, before we get into any sort of a discussion. So first, look at the legal framework, and then also into the cultural framework, forwarding to the Samajams, so that they are able to answer it with logic, and when it comes for a discussion, they will be part of it. Didi, may I request you that you frame a notice kind of thing, put in Okay. UPIF, and I Right. will put in Samajas, and Right. 3 days are free with us. Monday evening 8 o'clock, Wednesday Okay. evening 8 o'clock, and Friday evening 8 o'clock. I hope we Okay. all agreeing to this. Rest day we are all busy. So let us sit, at least whosoever interested in, and of course it is mandatory for you 3 advocates. Okay. And anybody Dada. else who's interested in this topic, because we need brainstorming first. Yeah, Didi, Not yeah, everybody Didi, yeah, can Didi. read everything. So Brainstorming. Monday, आप notice निकाल दीजिए. Monday we are sitting Right. at evening on the same Zoom link, same link. Right. So thank you very What much. We should about- not delay. What about 5 fundamental principles of Proud? Dada, that we will discuss in another session. Of course, that is very prime requirement. It will cover that, Dada. Yeah. It will certainly cover that, because that will be the Many basis. fundamentals of Proud should be discussed with all clarity. Yes. Yeah, Dada. Yeah, Dada. You're right. It will help. It will help us as well as to others and at large people. Yes, Dada. You keep joining. We will be getting enriched. Thank you very much for promising that you will join from next Saturday. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you I very much. accept so. So let us do a minute of meditation as per our protocol before we close the session. Thank you very much.